बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं और मेरे साथ सबीन मौजूद है, जीएनएन की रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करती हैं। आज की जो धुआंधार समाअत है जिसके अंदर काजी फ़ाइज़ ईसा को तहरीक इंसाफ ने अच्छा खासा टफ़ टाइम दिया है। एक तहरीक इंसाफ के जो वकील थे वो जो है समाअत के दौरान अपनी सीट से उठ खड़े हुए। उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा को बाकायदा जो है थ्रेट भी किया और उनके साथ सख्त जुमलों का भी तबादला हुआ। ये क्या कहानी है वो भी सबीन से जानेंगे और इसके साथ साथ आज अदालत में क्या कुछ हुआ वो भी आपके सामने रखते हैं। तो सबीन, सबसे पहले ये बताएं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ के वकील थे जिसने काजी फ़ाइज़ ईसा को कहा कि आप पाँचों वकील गलत कर रहे हैं, आप गैर आइनी काम कर रहे हैं, तो ये क्या सूरत हाल थी? बहुत शुक्रिया अजीज़। सबसे पहले जब समाअत शुरू हुई तो अली ज़फ़र के चूँकि आज दलाइल का वक्त था, क्योंकि जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं जो मेन पिटिशनर हैं इस केस में, वो कल दलाइल अपने दे चुके थे। तो आज जब वो समाअत शुरू हुई तो वो रोस्टम पर आए और चीफ जस्टिस ने उनसे मुखातिब होते हुए कहा कि आपके दलाइल मुकम्मल हो चुके थे। फिर उन्होंने कहा कि मैं रजिस्ट्रार की जानिब से जो मुझे रिपोर्ट दी गई है वो रिपोर्ट मैं जो है वो अदालत के सामने जो है वो रखने आया हूँ। तो उन्होंने फिर रिपोर्ट जो है अदालत के सामने पेश की और वो सारे रिपोर्ट का मामला जो वो ख़त्म हुआ। उसके बाद अली ज़फ़र रोस्टम पर आए। अली ज़फ़र रोस्टम पर आए तो उसके मुश्किल 5 मिनट बाद जो है वो एक और वकील जो अपना ताल्लुक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बता रहे थे, सैयद मुस्तफ़ीन अली काज़मी, सैयद मुस्तफ़ीन काज़मी, वो जो है वो रोस्टम पर है। उन्होंने ये आके कहा कि चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि आप कौन है और आपका ताल्लुक कहाँ से? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम सैयद मुस्तफ़ीन काज़मी है, मेरा ताल्लुक पीटीआई से है। और उन्होंने कहा कि ये जो आप लोग बैठे हैं आप गलत कर रहे हैं, या कहाँ बैठे? तो उस पर चीफ जस्टिस अली ज़फ़र से कहा कि ये आपके साथ है। उन्होंने कहा ये मेरे साथ नहीं है, इनका ताल्लुक पीटीआई से ज़रूर है, ये वकील ज़रूर है, लेकिन ये मेरे साथ नहीं है। तो तरीका थोड़ा सा उनका गलत था, लेकिन ये है कि वो उन्होंने मेन एतराज़ ये किया कि आप लोग यहाँ पे गैरानी तरीके से बैठे हैं। असल में उनको जो एतराज़ था वो बेंच के ऊपर था। उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जो है मियां मज़हर आलम। एक और चीज़ भी है ना सबीन, आप क्योंकि कोर्ट को कवर कर रही हैं, मगर एक और चीज़ भी है जो पूरा पाकिस्तान जानता है, जो काजी फ़ाइज़ ईसा के जो इक़दामात हैं, जो उनका कंडक्ट है तहरीक इंसाफ के हवाले से, वो कोई गैर जानिबदार नहीं है, वो जानिबदार ही रहे हैं हमेशा। उन्होंने जो भी बल्ले का फ़ैसला दिया, और तहरीक इंसाफ कुछ केसेस में होती भी नहीं है तो वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जिस तरह से वो रिमार्क्स देते हैं, तो उनका अपना कंडक्ट भी जो है वो मुनासिब नहीं है, जिसकी वजह से आज ये सूरत हाल बनी है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जी, ये तो एक ऑब्वियस चीज़ है, और जो लोग अदालतों को जानते हैं, जो कवर करते हैं, और जो लोग थोड़ा बहुत देखते हैं इन चीज़ों को, उनको ये आइडिया होगा कि ये अब से नहीं काफ़ी पहले की प्रैक्टिस है कि हर मतलब जो भी हुकूमत आती है, जो भी चीफ जस्टिस आता है, वो किसी न किसी के एंटी ज़रूर जाता है। तो अब अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं, बल्ले का फ़ैसला आपके सामने, मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आपके सामने, अब हालांकि उस पर मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले को तकरीबन मेरा ख्याल है 3-1 महीने हो चुके, उस पर इम्प्लीमेंटेशन अब तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई मखसूस नशिस्तों वाले मामले पर। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुतफरिक दरखास्त दायर की, उस पर एक वजाहतनामा पहली दफ़ा तारीख में पहली दफ़ा एक जो मुतफरिक दरखास्त पर एक वजाहतनामा जो है वो 3 रुकनी बेंच ने दिया, और उसके बाद फिर मजीद एक और मुतफरिक दरखास्त उन्होंने दायर की, और उसके बाद उन्होंने जब तफसीली फ़ैसला आया तो इलेक्शन कमीशन ने तफसीली फ़ैसले पर भी एक जो है वो दरखास्त दायर की। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि ये जनाब ये जो इनका फ़ैसला है 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला, वो इलेक्शन कमीशन वो ये कह रहा है कि जी ये मफरूज़ों पे मबनी है। बिल्कुल, देखिए उनके इलेक्शन कमीशन के इस पर इजलास होते रहे हैं, तकरीबन 5 से 6 इजलास जो है वो 8-9 इजलास हुए हैं, और हर इजलास में ज़राए की जानिब से ये पता चला कि जी कानूनी टीम जो है वो उसने ब्रीफिंग दी है और हुकाम ने इस चीज़ को मुसरत किया। उन्होंने कहा है कि ये जो फैसला है ये वैसे तो वो जो कानूनी टीम है बड़े उनको तो उनके लिए जो है ना कानूनी टीम है, तो हम उस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते। उनकी कानूनी टीम है तो हम कहते हैं कि वो कानूनी, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक सादा फैसला जिसके अंदर कोई इस तरह की नहीं है, वो उनको समझ नहीं आ रहा। 7-8 इजलास उन्होंने कर दिए। अब इदरीस आपको पता है, मुझे पता है, जो आपके देखने वाले हैं होपफुली कि उनको भी पता होगा कि ये फैसले में डिले क्यों किया जा रहा है, इंप्लीमेंटेशन में इतना डिले क्यों किया जा रहा है। तो ये है कि समाअत पे दोबारा हम आ जाते हैं कि जब समाअत हुई तो फिर वो आए, उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि आप गैर आइनी तरीके से बैठे, गैर आइनी बेंच है, हम इसका फैसला नहीं मानेंगे। तो चीफ जस्टिस ने उससे कहा कि आप होते कौन है हमारा फैसला ना मानने वाले। फिर उन्होंने उस पर ये कहा कि क्योंकि आज वकीलों का बाहर भी एहतजाज 500 वकील 500 वकील, उन्होंने कहा कि हमारे 500 वकील बाहर है, मैं देखता हूँ कि हमारे खिलाफ फैसला कैसे आता है। तो उस पर फिर चीफ जस्टिस ने वो लोग काम थे, उनको बुलाया, उन्होंने कहा कि आप इनको उठा के जो है ना वो बाहर लेकर जाएं। फिर वो आए, और वो मगर कोई आया नहीं। वैसे 2 लोग आगे हुए थे, लेकिन चूंकि वकील साहब खुद चले गए, अमला था, पुलिस नहीं आई।
یہ بھی ہم نے لیکن ان کو بدتمیزی کا نوٹس جانے لگا ہے چیف صاحب ہاں جی یہ آج جو وکیل ہم ہیں نے دیکھا ہے ہاں جی ہاں۔ مگر دیکھیں کیا ہوگا کتنے لوگوں کو نوٹس جاری ہوگا دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ان کے اپنے اصول تھے آج تو وہ اپنے اصولوں پہ بھی نہیں کھڑے ہوئے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں قانون کو مانتا ہوں لا کو مانتا ہوں ٹھیک ہے مگر دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ کا ہی فیصلہ تھا کہ صدارتی آرڈیننس آئین سے انحراف ہے ہنگامی حالات کے علاوہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسے کون سے ہنگامی حالات ہیں جس کے اندر صدارتی آرڈیننس آ جاتا ہے وہ ہنگامی حالات اور تھے یہ جو آج کل حالات بن رہے ہیں یہ صدارتی آرڈیننس کے اگینسٹ جا رہے ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے علی ظفر نے آج اعتراض کیا اسی صدارتی آرڈیننس کے بعد جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اس پہ انہوں نے کہا کہ 2 ممبران نے کمیٹی بنائی تھی اور وہ 2 ممبران جو آئین کے مطابق ہی نہیں ہے آئین کے مطابق کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوا تو اس پہ جسٹس جمال احمد مندوخیل نے آج بڑے جو ہے انٹرٹیننگ ریمارکس بھی دیا لائٹر ریمارکس ہے جسٹس جمال احمد مندوخیل دیتے انہوں نے کہا کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جرگہ لے کر جائیں جسٹس منیب اختر کے پاس نام نہیں لیا منصور علی شاہ صاحب کے پاس نہیں منیب اختر کے پاس بینچ پہ نہیں بیٹھے تھے نا انہوں نے کہا کہ وہ بینچ پہ نہیں بیٹھے ہم نے یہاں پہ لیٹر بھی لکھا ان کو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم نے ان کو لیٹر بھی لکھا پھر ہم نے رجسٹرار کے تھرو بھی کوششیں بھی کی بہت کوششیں کی انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن وہ خود نہیں آ رہے تو جسٹس مندوخیل نے کہا کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم جرگہ لے کر جائیں ان کے پاس ہاں جی اور دوسرا یہاں پر یہ بھی بتائیں کہ آج عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی وہاں پہ ذکر ہوا پہلے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں مانے انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں مانتے کل آپ کوئی اور درخواست لے کے آئیں گے آخر ایسا کیا مرحلہ آیا آخر میں کہ وہ مان گئے اور علی ظفر صاحب کو عمران خان سے ملنے کی آخر کار انہوں نے اجازت دے دی علی ظفر نے جب دلائل شروع کیا نا تو انہوں نے کہا کہ میری آج آپ سے 2 درخواستیں ہیں ایک درخواست تو یہ ہے کہ مجھے میرے موکل عمران خان سے ملاقات کی اجازت چاہیے دوسری درخواست ایک یہ تھا کہ بینچ پر اعتراض ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے خلاف بینچ بنا ہے تو پھر میں اس پہ ہم بینچ کو نہیں مانتے بینچ پر اعتراض والا معاملہ ہے وہ تو چیف جسٹس نے کلیئر کٹ اعتراض کو مسترد کیا انہوں نے کہا کہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے کہ آپ نے کہا تھا فیصلہ سنیں ہم نے آپ کو فیصلہ سنا کتنا جو ہے حیرانگی والی بات ہے کہ وہی 2 جج جو کمیٹی کے رکن ہیں اور وہی اپنے فیصلوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بڑے زبردست ہیں یعنی کہ بڑا عجیب سی ایک صورتحال نہیں ہے علی ظفر نے آج یہی کہا نا انہوں نے کہا کہ یہ ہاؤ از اٹ ایون پاسبل کہ ایک آتھر جج سپریم کورٹ کے عدالت کے اندر موجود ہے یا تو اگر وہ ریٹائر ہو جائے اس صورت میں آپ ایک نیا جج لا سکتے ہیں لیکن وہ جج سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے ہاں انہوں نے کہا بھی نہیں نا انہوں نے کہا کہ نہیں وہ کہہ چکے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اویلیبل نہیں ہوں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری اس انکار کو کیس کی سماعت سننے سے معذرت نہ سمجھا جائے میں نے لیٹر انہوں نے جو پہلا لیٹر لکھا تو اس میں یہ کہا تھا اچھا ایک اور چیز ایک بڑی دلچسپ چیز ہوئی میرے لیے کہ جب انہوں نے ایک آرٹیکل کا حوالہ دیا علی ظفر صاحب نے 191 میرے خیال میں آرٹیکل تھا اس کا حوالہ دیا تو اس کے اوپر جو ہے قاضی صاحب بڑے جو ہے نا ان کی جو چہرہ تھا وہ بالکل سرخ ہو گیا یعنی غصے میں آ گئے انہوں نے کہا کہ جی یہ وہ حالات نہیں ہو سکتے شاید انہوں نے سجاد علی شاہ جو جج صاحب تھے چیف جسٹس سے ان کا حوالہ دیا کہ جی ان کے دور میں ایک الگ سے فل کورٹ بیٹھ گئی تھی انہوں نے سارا کچھ کیا صورتحال فل کورٹ والے معاملے پہ علی ظفر اینڈ تک یہ کہتے رہے کہ فل کورٹ علی ظفر نے کہا کہ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ اس پہ فل کورٹ بٹھائیں لیکن اس فیصلے پر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی پہ ہر چیز پہ ایک ابہام ہے اور سب کو ہے مجھے اکیلے کو نہیں ہے سب کو ابہام ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک فل کورٹ کے ذریعے اس کو فل کورٹ پہ ٹرانسفر کریں اور وہاں پہ یہ معاملات مگر قاضی صاحب نے یہ بھی کہا کہ فل کورٹ میرے لیے اہم نہیں ہے میرے لیے کمیٹی ہے کیونکہ اس میں امین الدین خان صاحب ستارے تارے ہیرے آنکھوں کے تارے اور چیف صاحب کے اس بات کے بعد علی ظفر نے بارہ یہ کہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو اعتراض کس چیز پہ ہے تو میں اس وقت ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہہ دیں کہ آئینی ترمیم لانے کی اتنی جلدی ہے تو فیصلہ آج ہی کر دیں لیکن وہ یہ کہ انہوں نے پھر اینڈ میں نہیں آج تو پلان تو یہی تھا کہ آج ہی فیصلہ ہوگا مگر علی ظفر کی دوسری درخواست پہ ڈیلے کرنا پڑا کہ وہ ظاہر ہے موکل سے اگر آپ کو ملنے کے لیے وقت چاہیے تو انہوں نے کہا کہ میرا موکل جیل میں ہے ویسے اٹ واز اے گڈ تھنگ کہ انہوں نے آگے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں پنجاب کے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جو ہے ان کے ساتھ اور ریکویسٹ نہیں تھی دیٹ واز آرڈر کہ آپ جائیں اور جا کر ان کو جتنی معاونت چاہیے ہوگی ان کو آپ نے معاونت فراہم کرنی ہے اور اگر کوئی مسئلہ مسائل آتا ہے تو آپ نے ان کو بتانا ہے کل جو ہے وہ سماعت ہم دوبارہ بالکل ایسا ہی ہے اور دوسرا ایک اور چیز بھی ہے نا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اصول جمہوریت آئین قانون اس کے جو ہے ہمیشہ سے چیمپئن رہے ہیں وہ ہمیشہ آئین قانون کی بات کرتے رہے یہاں پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے وہ ایک آرڈیننس یہی تھا انہوں نے معطل کیا تو محترم جو ہے 4-5 مہینے چیمبر میں بیٹھے رہے تنخواہ بھی لیتے رہے کام بھی نہیں کیا عدالت میں بھی نہیں آئے مگر وہی آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے ساتھی ججز کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو تنخواہ لیتے ہیں وہ
केसेस की सुनने के लिए लेते हैं। तो ये बड़ा अजीब सा नहीं है? अच्छा, अली ज़फ़र ने आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोग इस केस को निपटाने की इतनी जल्दी क्या है। अभी 1 दिन 2 दिन हुआ तो उस पे काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा कि ये केस 2 साल से पेंडिंग है, 2 साल से ऊपर का टाइम हो गया, ये नज़रसानी अपील पेंडिंग है, तो और मज़ीद मेरा नहीं ख्याल कि इसको डिले अच्छा, करना। साल वैसे काजी साहब को भी हो गया है, उन्होंने कभी कोशिश नहीं। मैं अगले इसी पॉइंट पे आ रही थी कि वो कह रहे थे कि 2 साल से ये चीज़ पेंडिंग है, और मेरे सेशन में जो है वो सबसे ज़्यादा नज़रसानी अपीलें जो है वो मेरे ही सेशन में लगी हैं। वो अभी उन्होंने की हैं ताकि इसको बैलेंस करने के लिए। हाँ, वो अभी उन्होंने दायर किया। उन्होंने कहा कि हम अभी अगर कोई है, अगर आपको लगता है कि नज़रसानी अपील पेंडिंग पड़ी है और वो अभी नहीं सुनी जा रही, तो आप मेरे तक डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। उन्होंने अली ज़फ़र को कहा कि आप मेरे तक डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई जो है वो नज़रसानी अपील पेंडिंग है और काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। ये सबसे पुरानी नज़रसानी अपील थी, हालांकि ऐसा नहीं है, इससे पहले भी नज़रसानी अपीलें पेंडिंग पड़ी हैं, रिकॉर्ड पे है कि वो सब पड़ी हैं। तो उस पर काजी साहब ने कहा कि मैं ये कर रहा हूँ। तो बाकी तनख्वाह लेने ना लेने वाला मामला तो है वो और है। हम सिंपल सी बात है, आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि जी अब वो पहले वाला रजीम नहीं हो सकता, डिक्टेटरशिप नहीं हो सकती, सारा कुछ उन्होंने कहा। तो माय लॉर्ड, मसला ये है कि आज भी वही हालात हैं, आज भी आप आमिर बने हुए हैं, आज आप भी डिक्टेटर बने हुए हैं। आपने अपने पसंदीदा जज जो है वो कमेटी में बिठाया है। आप जस्टिस याया आफरीदी को भी बिठा सकते थे, आप बाकी जजेस को भी बिठा सकते थे, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ही क्यों? तो ये बड़ा सवाल है, और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का ये सवाल जो है वो पीछा करता रहेगा। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो इस वक्त उनको एक उम्मीद है, उनको एक हुकूमत ने दिलासा दिया हुआ है कि जी आप आईनी अदालत के चीफ़ जस्टिस बन जाएंगे और फिर आप सब कुछ आप ही करेंगे। इमरान खान को पता नहीं क्या फांसी लग जाएगी, तहरीक इंसाफ ख़त्म हो जाएगी। तो बड़ा अजीब। अच्छा, आज चीफ साहब इमरान खान का नाम लेने से कतरा रहे थे। इन्होंने कहा कि मैं हवाला दूंगा सदारती ऑर्डिनेंस का, सदारती रेफरेंस का, और मैं इस पर कहूँगा कि साबिक, उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म की नहीं, मैं इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म का नाम लेता हूँ, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। बड़ा कॉन्फिडेंटली उन्होंने कहा। तो उस पर अली ज़फ़र ने कहा कि आप नाम लें, आप जो उस वक्त आप एक्स कर दें। उन्होंने कहा कि एक्स का मतलब तो फिर लोग कुछ और समझेंगे, हम उसको ए प्राइम मिनिस्टर कर देते हैं, ए प्राइम मिनिस्टर। तो अली ज़फ़र ने उस पर कहा कि ए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। तो उन्होंने कहा जी ए प्राइम मिनिस्टर जो है, उन्होंने जो है वो ये कहा था। और उनसे तो चीफ साहब ने आज जो है ना वो पार्टियों के ऊपर भी काफ़ी सवालात उठाए हैं कि आपको अपनी जो पार्टी सरबराह पे कोई एतराज़ होगा तो आप उनके खिलाफ भी अदम एतमाद करेंगे। यहीं पे आप बताएं ना कि अब यहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर प्यूनी जज, जस्टिस मुनीब अख्तर उसके बाद सीनियर जज हैं, वो तो एतराज़ उठा रहे हैं, वो तो आपको वन मैन शो भी कह रहे हैं। तो वो आज कहा है ना उन्होंने, जब उन्होंने कहा कि आपके सीनियर जजेस हैं, तो उसके बावजूद जब अली ज़फ़र का एतराज़ था, ये एतराज़ था, तो उस पर चीफ साहब ने कहा कि हमने रिक्वेस्ट भी कर ली। हमने जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी मेंबर हैं, तो उन्होंने कहा कि वो नहीं बैठे थे कमेटी में, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर का उन्होंने कहा कि हमने रिक्वेस्ट भी की थी और हमने काफ़ी वेट किया कि शायद वो रिप्लाई कर दें। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर ने, मेरा ख्याल है कि वो जो ऑथर जज है, वैसे इसमें थोड़ा सा मैं कहूँगी कि जस्टिस मुनीब अख्तर भी अगर थोड़ा सा वाइजली काम ले लेते तो शायद उनको इस बेंच में होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था। और दूसरी बात ये है कि जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो एक आइनी नुकात उठाएँ, कानूनी नुकात उठाएँ, वो वैलिड पॉइंट्स उठाएँ कि आप पहले एक आर्डिनेंस, आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि वो सदारती आर्डिनेंस पे चल रहा है। कल यहाँ पे जो बाबू बैठे हुए हैं, कल ये जो यहाँ पे जो सदर साहब या ये हुकूमत कल कोई आर्डिनेंस पास कर देती है कि जी आप न काजी साहब फारिग हैं, कोई और जज जो है ना कमेटी, तो ये कैसे इस तरह हो सकता है? यानी कि आप देखें कि एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि जस्टिस मुनीब अख्तर के जो आर्डिनेंस, वो जो फुल कोर्ट था, तो उसके अंदर जो उनके खदशात थे वो 63A के हवाले से भी हों या फिर उस आर्डिनेंस के हवाले से थे, आज़ादी अदलिया के हवाले से, वो तो दुरुस्त साबित हुए हैं। जो उन्होंने कहा था कि आपने अपनी पूरी आज़ादी जो है वो पार्लियामेंट के हवाले कर दी है। तो आज जब चीफ साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि जी पार्लियामेंट एक कानून बनाता है, हम जज यहाँ बैठे, हमने उस कानून को फॉलो करना है, तो यहाँ पे उनकी बात बिल्कुल ठीक साबित है कि भाई चीफ साहब ये कह रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट एक कानून बना रहा है तो हम यहाँ पर कानून पर अमल दरामद के लिए बैठे, हम कानून को ख़त्म नहीं कर सकते या हम कानून पर अमल नहीं कर अमल ना करें, ये हो नहीं सकता, क्योंकि पार्लियामेंट ने कानून बनाया, हम उस चीज़ के पाबंद हैं कि हम पार्लियामेंट के कानून पर जो है वो अमल करें। तो मेरा ख्याल है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल दुरुस्त थे, और अगर 63A पर थे तो वो भी डेफिनेटली बिल्कुल ठीक थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब इस समाअत का कल तक तो ये मुलतवी, कल तक हुई है, दोबारा होगा। अच्छा, दोबारा होगा, तो कल आपको क्या लगता है कि फ़ैसला आ जाएगा या फिर अली ज़फ़र साहब इसको आगे लेकर जाने में कामयाब हो जाएंगे? जी, जो हालात हैं, मेरा तो ये डाउट था कि शायद कि आज कंक्लूड हो जाए, लेकिन अली ज़फ़र को इस बात पे आज जो है ना वो यहाँ पे अली ज़फ़र साहब क्रेडिट के मुस्तहिक हैं कि आज
5 रुकनी बेंच ने मुकम्मल कोशिश की कि इस केस को आज ही ख़त्म किया जाए और अभी ख़त्म किया जाए, लेकिन अली ज़फ़र डटे रहे। उन्होंने एंड तक ये कहा कि भाई मुझे अपने मौक़िल से मिलने के लिए टाइम चाहिए। अली जब शुरू में उन्होंने ये कहा तो चीफ साहब ने उनसे कहा कि मैं नहीं समझता कि ये एक आइनी मामला है, इस पर आपको अपने मौक़िल से कुछ जो है वो रहनुमाई लेने की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि मेरे मौक़िल जो है वो आइन और कानून को जानते हैं, उनको इतना पता है, तो मैं उनके पास जाऊँगा, जाके थोड़ी बहुत चीज़ें पूछूंगा। एंड तक वो ये करते रहो। मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मैंने बीच में चूँकि मैं उठ के बाहर भी जाती रही, जहाँ तक मैंने सुना अली ज़फ़र ने 6 से 7 दफ़ा ये बात दोहराई कि मुझे अपने मौक़िल से मिलने का टाइम चाहिए, और इस बात में वाकई क्रेडिट के मुस्तहिक़ हैं कि वो एंड पे परमिशन लेकर गए। एंड पे आके उन्होंने कहा कि मुझे परमिशन चाहिए क्योंकि मैंने मिलना है, मैंने जाकर उनसे मज़ीद जो है रहनुमाई किसी चीज़ की चाहिए होगी। और फिर चीफ जस्टिस ने जो है वो मजबूरन जो है वो एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है पंजाब के, उनसे कहा कि आप इनको लें और आज ही मुलाकात करने मेक श्योर कि इनकी मुलाकात जो है वो आज चीफ। जी हाँ, तो आज जो है अली ज़फ़र साहब इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे और उम्मीद यही है कि जो हमें लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 63A केस का बायकाट करने जा रही है, और ये कबल अज़ वक्त है, मगर ज़राए यही बता रहे हैं। आज अली ज़फ़र साहब से जब अब समाअत के बाद हमारी बात हुई तो उन्होंने भी इसी की तरफ इशारा दिया। तो देखते हैं कि कल क्या होता है। पूरी सूरत हाल आपके सामने रखी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सबीन और मुझे इजाज़त दें तो इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।